हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हो तो देखिए कि यहाँ पर आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, या फिर यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हो आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, टॉप के पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हालांकि वीडियो का पहला क्वेश्चन है लेकिन पेपर का 81 क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ़ एम रेज एन इज इक्वल टू 32 where m and n are positive integer then the value of n raise mn is। तो देखिए हमें सिर्फ आंसर नहीं बताना है, हमें क्या करना है, पूरे आपको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे आता है, कैसे इसको सॉल्व करें। तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सबसे पहले। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 16 आ जाएगा। देन फर्दर 2 से कट कीजिए तो 8 आ जाएगा। फर्दर 2 से कट कीजिए तो 4 आ गया। एंड देन फर्दर 2 से कट कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो कितने 2 है, 1 2 3 4 5। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज 5 इज इक्वल टू m रेज n। तो यहाँ से क्लियरली क्या हो जा रहा है कि m की जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 2 आ गया और n इज इक्वल टू आ गया 5, n इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अब देखिए क्या पूछा आपसे पूछा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n रेज mn। तो n की वैल्यू 5 है, 5 रेज m इंटू n, ठीक है, सॉरी n इंटू m हो गया। तो 5 रेज 10 हो जाएगा, 5 रेज 10 हो जाएगा। तो 5 रेज 10, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब भाई सेकेंड इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 82 में कि इफ़ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड c इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल टू देन। अभी इसमें कह रहा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 0 है, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल है। इक्वल किस केस में होता है, इक्वल आपका d जब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। उस केस में क्या होता है कि इनके जो रूट आते हैं वो इक्वल होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं इस केस में। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 4ac, या फिर b इज इक्वल टू 2 रूट ओवर ac हो जाएगा, यहाँ से 2 रूट ओवर ac हो जाएगा। अब आइए अपने ऑप्शन में देखते हैं क्या है, c एंड a हैव अपोजिट साइन। अब देखिए अपोजिट साइन होंगे, अगर अपोजिट साइन होंगे तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है एंड c इज़ लेस देन 0, इसका मतलब c नेगेटिव a पॉजिटिव है, तो यहाँ पर रूट में नेगेटिव हो जाएगा। जब रूट में नेगेटिव होगा तो रूट में नेगेटिव रियल वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए ये तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि सी एंड बी हैव द अपोजिट साइन। देखिए सी और बी अपोजिट साइन, या अपोजिट साइन यहाँ भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये दोनों नेगेटिव हो, अगर एक पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर तो वैलिड नहीं है कि भाई अपोजिट साइन हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सी एंड ए हैव द सेम साइन, तो ए करेक्ट लग रहा है, ए करेक्ट होगा। यही करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि अगर दोनों पॉजिटिव भी हुए तो भी हमें पता है कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस आ जाता है, और माइनस इंटू माइनस भी कितना आ रहा है, प्लस आता है। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव ही आएगा, दोनों केस में बी पॉजिटिव आएगा। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको ऐसे आप चेक कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बोला कि 7 टाइम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट द नंबर इफ़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज़ 3 दैन द नंबर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनका डिफरेंस निकाल के थे, किन किन दो नंबर का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो इसका डिफरेंस 3 नहीं आ रहा है, इसका 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ से हमने बी और सी को हमने बाइकाट कर दिया कि बी और सी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला था इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज़ 3, तो 3 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर बोला था 3 आना चाहिए, और 6 माइनस 6 भी करेंगे तो आ जाएगा 0। तो यहाँ से तो हमें मिल गया कि या तो ए होगा या तो डी होगा। अब आइए पहले स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि 7 टाइम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग बाय द रिवर्सिंग द नंबर। तो देखिए इसका 7 टाइम, जो इस नंबर का 7 टाइम कीजिए, 7 इंटू 36 कीजिए, और 4 टाइम इसके रिवर्स करने के बाद कीजिए, तो 4 इंटू रिवर्स करने के बाद मतलब 63। अब क्या दोनों केस में आंसर सेम आ रहे हैं, दोनों केस में अगर आंसर सेम आएगा तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 36 कीजिए तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, 252 आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 4 इंटू 63 भी कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो दोनों केस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 में क्या बोला कि इफ़ bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू। अब इस केस में क्या कीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। अब 1 - 2 करके देखिए कितना आ रहा है। तो हमारे पास कितना है, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन इज ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 0 गिवन है। अब इन दोनों क्या कीजिए, एक बार देखिए, अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए तो कितना आ जाएगा इसमें, देखिए अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो आप, जो भी आपका दिल करे आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि इसमें आप क्या कीजिए, ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी पूरी इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू इजीली मिल जाएगा। अब इसमें ए से मल्टीप्लाई किया हमने, जब ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए, अभी बाहर रखिए इसको, ए को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेकेंड इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई किए तो ए बी एक्स आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ये तो 0 इंटू बी 0 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस केस में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस प्लस, अब यहाँ तो 0 है तो ये तो माइनस ही रहेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 मिनट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें कितना मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इजीली क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो वाई की वैल्यू यहाँ से ए आ गई, वाई की वैल्यू आपको ए मिल गई। किसी एक इक्वेशन में रख के आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख के आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से आप। तो आइए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपके पास है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, बी एक्स प्लस, अब देखिए वाई की वैल्यू जैसे ही ए रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि उधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बी से एक बी चला गया। तो एक्स की जो वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू बी आ गई। जब एक्स की वैल्यू बी आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू, हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, एक्स माइनस वाई, इट मीन्स बी माइनस ए हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, बी इज़ करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। तो 85 में इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो हमें 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ। एक ट्रायंगल मान लेते हैं ए है और एक ट्रायंगल और बना लेते हैं, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ ए है। ठीक है, 2 ट्रायंगल हो गए। अब इन 2 ट्रायंगल में, एक मिनट, ये 2 ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास से हो गया, दूसरा ट्रायंगल चलिए हमने कुछ ऐसे बना दिया, 2 ट्रायंगल हो गए। अब इन 2 ट्रायंगल में इसने बोला है क्वेश्चन में कि इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, इसको नाम हमने दे दिया डी ई एफ, और बोला इसमें कि एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर, मतलब एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। और बोला है कि ए बी है, जो ए वाली साइड है वो 3 टाइम ऑफ डी के बराबर, मतलब अगर ये एक्स है तो 3x है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए जब 2 ट्रायंगल आप मतलब किसी भी 2 ट्रायंगल में 2 एंगल अगर सिमिलर होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। अगर 2 इक्वल होता है तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है। ए इसके बराबर दिया था, हाँ ए इसके बराबर दिया था, इसके बराबर, ऑटोमेटिक तीसरा इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे, क्योंकि इनकी साइड जो है, साइड के बारे में कोई डेटा नहीं गिवन, इसलिए कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होंगे लेकिन सिमिलर होंगे। तो लिखेंगे सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इफ़ 4 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो एक पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम, उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया, ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसमें एक साइड मान लेते हैं -3, -1 गिवन है, ये आपका ए बी हो जाएगा और ये आपका 3, 3 है एंड दिस वन इज़ 4, 3।
तो जो पैरेललोग्राम होते हैं वो जो पैरेललोग्राम है, अब जो इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए लेंथ अगर इसको हमने ओ मान लिया और इसका नाम हमने ए बी सी डी दे दिया, तो हम बोल सकते हैं कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होता है, यहाँ से हो जाएगा, और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा था दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी के यूज़ करते हुए देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 + 3, मतलब दिस वाला हम पहले हमने ओ ए इज इक्वल टू ओ सी किया, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी किया, अपॉन में 2 हो जाएगा इज इक्वल, और ये तो हो गया एक्स एक्सिस हो गया, एंड वाई एक्सिस हम निकालते हैं, वाई एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा -1 + 3 अपॉन 2, ए लेंथ हो गया। अब इज इक्वल टू देखिए ए लेंथ, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a + 4 / 2 कॉमा b + 3/2, ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 3 - 3 0 हो जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0, फिर उसके बाद कॉमा यहाँ से हो जाएगा 2/2 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से a + 4/2 कॉमा b + 3/2। अब यहाँ से इसको इसके बराबर रख दीजिए, मतलब 0 a + 4/a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a की वैल्यू a इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 इधर आके -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब सेकेंड वाले कंडीशन से b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा b + 3/2 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना हो जाएगा b + 3 इज इक्वल टू 2, या फिर b इज इक्वल टू बोल सकते हैं 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू -1 आ गई। तो देखिए a की वैल्यू -4 आ गया और b की वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। तो यहाँ से अब a/b निकाल लीजिए, a/b कितना हो जाएगा -4:-1, तो यहाँ से माइनस से मैंने एलिमिनेट हो जाएगा, तो 4:1 का रेशियो आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बोला है कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √/3। अब 2 को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 हो जाएगा यहाँ पर। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 इज इक्वल टू, तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो 88 में क्या बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल बाई 40% इट एरिया विल बी इंक्रीज बाई। अगर हम सर्कल के एरिया में 40% का इंक्रीमेंट कर दे तो उसका एरिया कितना होगा। तो पहले देखिए, पहले नॉर्मल हम एक एरिया लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू कितना होता है πr², ये मान लेते A1 है ओरिजिनल। अब हमने अगले केस में क्या किया, A2 में क्या किया हमने, A2 में कि इसका एरिया में 40% का इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब पहले था R था, अब R.5 हो जाएगा, R.4 हो जाएगा, क्योंकि 40% इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो पाई और ये हो जाएगा R.4, ठीक है, का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो 1 मिनट, यहाँ पर डायमीटर गिवन था और मैंने एरिया ले लिया, तो इसका गलती हो गया यहाँ पर, तो दोबारा सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, D इज इक्वल टू 2R होता है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू लिख सकते हैं D/2, R की वैल्यू हम लिख सकते हैं D/2। तो अगर हम ओरिजिनल एरिया की बात करें, मतलब स्टार्टिंग में एरिया की बात करें, तो जब कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, तो A1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, R की जगह हम रख सकते हैं D/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पाई D²/4 हो जाएगा, ये A1 है। अब A2 क्या कहा है कि A2 जब में से 40% का इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो पहले R था, अब इसमें 40% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, D में किया गया, सॉरी 1 मिनट, पहले D था, अब कितना किया गया, D का 40%, तो ये हो जाएगा D प्लस का 0.4D, तो कितना हो जाएगा 1.4D हो जाएगा, 1.4D हो जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, A2 पाई अपनी जगह रहेगा और D की जगह लिखेंगे 1.4D का स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से आप इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, A2 की जो वैल्यू है, A2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1.96 D² पाई, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्लियर नहीं है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और यहाँ लिख देते हैं, A2 की वैल्यू जब आ गई, A2 इज इक्वल टू 1.96 पाई D² आ गया, ठीक है, A2 आ गया।
अब इसके बाद हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाई 100। अब सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, परसेंटेज कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू आई है 1.96 पाई डी स्क्वायर माइनस, और इसकी वैल्यू आई है आपकी कहाँ गए, A1 की वैल्यू है पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ गई अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए पाई डी सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि A1 की परसेंट 96% आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 96% आ जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको बस यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा आप, करेक्ट आंसर मिलेगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इरेज करके एक क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व करा दूँ। तो आई होप आपने नोट डाउन पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 89 में क्या पूछा है कि द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज़ 10/3, फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, वो नंबर को हमने x मान लिया। सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा, और इज़ कितना गिवन है 10/3। तो वो नंबर फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10x/3 बाई 3। अब 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, हमने यहाँ पे क्या किया, जनरली हमने एलसीएम ले लिया, x² प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा, जब इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस यहाँ पे क्या करना है कि 1/1 वैल्यू पुट करके देख लेना कौन सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा, या फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, या तो 1/1 रख के पुट करके देख लीजिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए हम पहला अगर आप ऑप्शन 3 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 इंटू 3। तो 3 के साथ 27 हो जाएगा, 3 इंटू 9 27 प्लस 3 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 30 इज इक्वल टू 30 आ गया। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन आगे क्या दिया ऑप्शन में, बोथ भी गिवन है कि बी ए और बी दोनों। तो हम बी को आइए चेक कर लेते हैं। तो ए को आपने चेक कर लिया, अब आइए हम बी को भी चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो देखिए जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया था 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x आ गया था। अब यहाँ x की वैल्यू 1/3 रखिए, जब 1/3 हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब प्लस 3 अपनी जगह रहेगा, ये वाला 3 अपनी जगह रहेगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से तो 10/3 आ रहा है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कितना आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 3, तो 3 जा 9, 9 प्लस 1 10/3। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना आ रहा है 10/3, राइट हैंड साइड में भी 10/3 आ रहा है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों करेक्ट है, तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ़ एनी डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका डी डिक्रीजिंग, इसका मतलब इसका डी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, डी लेस देन 0 आएगा। सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, तो इसमें जितना भी टर्म है उसका सम एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म का सम इज इक्वल टू -36 है। तो मानते कि एस इसका सम है, एस को हमने सम मान लिया, ए फर्स्ट टर्म मान लिया, और फिर उसके बाद क्या बोला, एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, यानी एल की भी जरूरत पड़ेगी। फिर उसका द सम ऑफ द ऑल इट्स सम एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0 एंड द डिफरेंस ऑफ द 10th टर्म एंड द 6th टर्म इज इक्वल टू -16। तो 3 स्टेटमेंट गिवन है। पहला गिवन है कि जिसका फर्स्ट टर्म है एस, मतलब सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट 0 -36 है, -36 है, मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म हमने इसको ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। फिर उसके बाद बोला है कि सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब इसमें इंक्लूड करके लिया गया 0 प्लस एल हो जाएगा, 0 प्लस एल। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब आइए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, बोला है 10th टर्म एंड द 6th टर्म, तो मतलब 10th टर्म मतलब A10 माइनस A6 इज इक्वल टू दिया -16 दिया हुआ है। यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिल गया, और यहाँ से पहले इक्वेशन मान लेते हैं। A10 को हम कितना लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं, A प्लस 9D, सॉरी यहाँ पर D होना चाहिए, तो A प्लस 9D माइनस A6 को लिख सकते हैं A
-5d, हालांकि प्लस होगा लेकिन बाहर माइनस इसलिए माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9d माइनस 5d इज इक्वल टू 4d हो जाएगा। 4d इज इक्वल टू माइनस का 16, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हमें यहाँ मिल गया, देखिए हमें d की वैल्यू मिल गया, d इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस का 4, d की वैल्यू -4 मिल गया। और इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या s को बराबर कर दिया, तो हम ये लिख सकते हैं कि l इज इक्वल टू -36 प्लस का a, इतना तो हम लिख ही सकते हैं। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लीजिए आप, अभी थर्ड तक हो, चलिए थर्ड मान लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि l इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है। तो हम दोनों को इक्वेशन को आपस में बराबर कर देते हैं। लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर कर दिया। जब बराबर कर दिया तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू -4 है तो यहाँ -4 आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू -36 प्लस का a हो जाएगा। तो देखिए a से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, कितने नंबर ऑफ टोटल ऑफ टर्म्स है। तो देखिए n-1 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि जब डिवाइड कर दोगे इधर आप जब 4 को इधर लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू 10 आ गई, n इज इक्वल टू 10 आ गया। अब देखिए हमें दो चीज़ें मालूम चल गई, यहाँ क्लियर हो गया कि जो n की वैल्यू है वो 10 है, और जो हमारे पास कितना है, एक मिनट, हाँ d की वैल्यू कितना है, -4 है। तो n की वैल्यू हमें पता चल गई और d की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, n और d की वैल्यू हम किसमें किसी एक इक्वेशन में उठा कर पुट कर देते हैं, हमें यहाँ से a मिल जाएगा, इजीली हमें a मिल जाएगा। अब देखिए हमें इतना मिल गया, तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें इसमें पहले स्टेटमेंट में, सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला था कि सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0, सम ऑफ ऑल टर्म एक्सेप्ट द लास्ट टर्म इज 0। तो लास्ट टर्म कुछ भी हो, मानते कि लास्ट टर्म x है, लेकिन इससे पहले जो भी टर्म थे सारे क्या थे, 0 थे, सारे क्या थे, सारे का सम 0 आ जाएगा। मतलब जो भी टर्म, मतलब 9 टर्म है तो 9 टर्म का सम 0 आ जाएगा, 9 टर्म का सम 0 आ जाएगा। तो बच गया जो 10 टर्म बच गया, तो 10 टर्म में से माइनस का 4 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस का 4 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20, मतलब -20 हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो माइनस का 16 आएगा, -16 कौन होगा, ये इस पोजीशन पर आ होगा, -16 इस पोजीशन पर आ होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म वो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 16 आ जाएगा। तो 16 इज द करेक्ट आंसर, इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या बोला है कि इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। चलिए आइए इसी फंडा पर हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट, अच्छा 2 पिंट है, पॉइंट होगा, पिंट लिखा गया, 2 पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी, वेयर ए ग्रेटर देन बी है, ए भी बात मेंशन कर दिया, फ्रॉम इट फूड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, इतना एंड इतना। देखिए ए क्या बोला गया कि मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है और हम ए मान लेते हैं कि फुट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन और एक टावर हमने खड़ा कर दिया, यहाँ पे ए भी हमारे पास टावर हो गया। अब देखिए दो हमें एंगल गिवन है, दो एंगल गिवन है 30 और 60, तो हम जितने दूर से देखेंगे टावर को उतना ही हमें कम अपना गर्दन यानी अपना सर उठाना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल कम बनेगा, यहाँ 30 हो जाएगा। और जितने ही पास से देखेंगे उसी टावर को उतने हमें गर्दन अपना ऊपर करना पड़ेगा, इसका मतलब एंगल बढ़ाना पड़ेगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बोला कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए डिस्टेंस ए हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए हो जाएगा और ये डिस्टेंस बी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका देन द हाइट ऑफ द टावर इज़, देन हाइट ऑफ द टावर इज़, तो एक मिनट इसको ऐसे नहीं, यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है तो इसको ए मान लेते हैं हम, इसको बी मान लेते हैं। तो आइए इसको आप इसको को रहने दीजिए, इसको आप ए ही मानिए, यहाँ से यहाँ तक आप इसको ए जूम कर लीजिए कि ये जो पूरा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी यहाँ पर मेंशन कर दिया ना, एज ग्रेटर देन बी, और इसको आप मान लीजिए कि ये बी है, जो 60 डिग्री वाला है इसको बी मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बी है। अब आइए पहले हम क्या लगाते हैं, हमसे परपेंडिकुलर पूछा है तो हम tan लगा देते हैं। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए इस केस में कितना हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए गिवन है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू, इसको हमने h मान लिया, h बाई ए हो गया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/√b, सॉरी a/√3, b नहीं होगा, √3 होगा, ये पहला हो गया। अब ये दूसरे के केस में चलते हैं, tan 60 के केस में चलते हैं, tan 60 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू फिर से वही हो जाएगा h/b हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू कितना होता है √3 बी इज इक्वल टू एच आ गया, √3 बी इज इक्वल टू एच आ गया। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपको अब जो आपका आंसर है, आंसर देखिए सब में क्या है, ए बी में, सब में ए बी सब में ए बी में गिवन है। इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को ए बी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए बी में कन्वर्ट कैसे हुआ, इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर कितना होगा, a/√3 हो जाएगा, इंटू इधर हो जाएगा b√3 हो जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 से √3 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा, √/AB आ जाएगा, एच की वैल्यू √/AB। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 में बोला है कि इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज फ्रॉम 2π to 4π। तो मान लीजिए सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, 2πr होता है। ये बोला है कि 2π से इसको 2πr, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो r की वैल्यू 1 हो गई, r इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो 2π से 4π कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो एरिया यहाँ पर r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से a इज इक्वल टू πr² होता है, πr²। इसका मतलब कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू हो जाएगी पाई, ओनली पाई आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा केस में क्या बोला कि इसका सर्कमफेरेंस मतलब 2πr कर दिया गया, मतलब 4π कर दिया गया। तो 4π इज इक्वल टू πr, 2πr। ये देखिए सर्कमफेरेंस का फार्मूला है और ये गिवन है क्वेश्चन में। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 2। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, r की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इस केस में इसका एरिया निकाले, a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा πr²। तो r की वैल्यू 2 है, तो 4π हो जाएगा। तो देखिए a1 कितना है, a1 हमारे पास पाई है, और a2 कितना है, a2 हमारे पास 4π है। तो कितने टाइम बढ़ गया आप खुद देख के बता सकते हो। तो 4 टाइम हो जाएगा, कितना हो जा रहा है, 4 टाइम हो जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। तो 93 में बोला कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फॉर होना चाहिए तो 4 लिखा है। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड द मोड आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो किस रिलेशन से होता है, तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब देखिए कहाँ पर वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपका बी है, सॉरी सी है। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन होता है। या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन को मतलब ज़्यादातर इस फॉर्मेट होता है कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन प्लस मोड, 2 मीन प्लस मोड। ज़्यादातर आपने इस फॉर्मेट में एनसीईआरटी में देखा होगा, इसी फॉर्मेट में दिया रहता है। लेकिन इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ को दे दिया जाता है, पेश किया जाता है, और इसमें कंफ्यूज जाते हैं काफ़ी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंडर कोन, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, आर द सेम बेस, मतलब सेम बेस मतलब रेडियस इक्वल है, सेम बेस मतलब रेडियस इक्वल है, और सेम हाइट मतलब एच भी इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इनके वॉल्यूम में रेशियो पूछा है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² इंटू एच होता है। इस टू कोन का पूछा है, तो कोन का होता है आपका 1 मिनट, ये तो कोन का हो गया। अच्छा सिलेंडर पूछा था, ठीक है। सिलेंडर का सबसे पहले लिखते हैं, ये कोन का हो गया। सिलेंडर पहले बोला, तो जो पहले बोला उसको पहले लिखिए। तो सिलेंडर को हो जाएगा पाई r² इंटू एच होता है। इस टू फिर कोन आ गया, तो 1/3 पाई r² इंटू एच हो जाएगा। इस टू हेमीस्फीयर बोला था, हेमीस्फीयर का कितना होता है, 2/3 पाई r² इंटू एच, फिर r³ इसको ले लेते हैं। चलिए इसको h में मान लेते हैं। हालांकि r³ होता है, लेकिन जो रेडियस और हमें पता है कि r और s दोनों सेम होता है, r और s सेम होता है किस में, स्फीयर में। तो इसलिए आप h लेना है तो h लिखना है, h लिख दीजिए, r लिखना है r लिख दीजिए। तो r मतलब h r² सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा। और सबसे पाई से पाई भी चला जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, तो 1:1/3:2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 3:1:2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखिए कौन सा है, 3:1:2, 3:1:2, हाँ सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा कि जो सिलेंडर है उसका 3 पार्ट होगा, और जो कोन है उसका 1 पार्ट होगा, और जो हेमीस्फीयर है उसका 2 पार्ट होगा। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में बोला कि इफ़ ए बी सी डी ई एंड एफ आर इन ए पी देन ई माइनस सी इज इक्वल टू। देखिए पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ था, और इवन ए बी क्वेश्चन पिछली बार का रिपीटेड ही है, ए बी क्वेश्चन पिछली बार का रिपीटेड है। बस इसमें जो है कि अरेंजमेंट आगे पीछे दे दिया था, पहले कोन का, देन सिलेंडर, देन हेमिस्फीयर पूछ लिया था, कुछ इस अंदाज में पूछा था।
तो अब देखिए, अब जब AP में है तो सबका D बराबर होगा, तो मतलब हम चाहे B माइनस A लिखें, या फिर हम C माइनस B लिखें, या फिर हम D माइनस C लिखें, या फिर हम E माइनस D लिखें, सब बराबर होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आएगा। अब देखते हैं, पहले हमें रिलेशन पूछा है E और F में, E और F में रिलेशन पूछा था। अगर AP में तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म। तो हमें E की वैल्यू पूछा है, तो E हमारे पास है 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म है, क्या है, फिफ्थ टर्म है। और C हमारे पास है थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म को हम कितना लिखते हैं, थर्ड टर्म को पहले C इज इक्वल टू थर्ड टर्म है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। और E को हम कितना लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D लिख सकते हैं, A प्लस 4D लिख सकते हैं। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए, जब आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिए तो E माइनस का C आ जाएगा, E माइनस C इज इक्वल टू, यहाँ से A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D आ जाएगा, तो E माइनस C इज इक्वल टू 2D। अब D देखिए कोई सा भी एक वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब देखते हैं कहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। तो C माइनस A, तो C माइनस A डिफरेंस नहीं है, A ऑप्शन नहीं है होगा। F माइनस D कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और D माइनस C, तो देखिए D माइनस C हमें डिफरेंस दिख रहा है, तो D माइनस C, इसका मतलब C इज़ द करेक्ट आंसर। और फिर उसके बाद एक मिनट D, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ भी D माइनस C है लेकिन 2 टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया था 2 टाइम D आ रहा था, तो D माइनस C इज़ द करेक्ट आंसर, 2D माइनस C इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट। अब सेकेंड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है कि इफ़ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 3600 देन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी देन द फॉलोइंग ऑफ द नंबर कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो इसमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता, तो हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ आपस में फैक्टर होते हैं, तो 36 हमारे पास एलसीएम गिवन है 36, तो अब डिवाइड करके देख लीजिए, जिससे हमें एक इंटीजर मिल जाएगा वो एचसीएफ होगा, जिससे नहीं मिलेगा वो एचसीएफ नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर 600 से डिवाइड कीजिए तो कट जा रहा है 6 टाइम में, तो इसका मतलब ये तो एचसीएफ है। अब 500 से डिवाइड कीजिए तो 20 कट जाएगा, देखिए ये 5 से 36 नहीं कटेगा, तो 7 × 5 = 35 और फिर हाँ 7.5 आ गया, तो ये इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आप अगर और चेक करना तो चेक कर सकते हैं, 36 डिवाइड बाई 400, ये इससे कट जाएगा 9 टाइम में, ठीक है। और बाकी इसको कट कीजिए अपॉन 15, तो एक 0 से 0 कट गया, और देखिए 15 से कट जाता है, कितने टाइम में कटता है आप इसको काट के देख सकते हैं। जब हमने कट किया इसको तो डिवाइड बाय अगर हम 15 कर दें तो 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सब इसके एचसीएफ है, हो सकते हैं एचसीएफ, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नॉट पूछा था यहाँ पर। आइए 97 की तरफ चलते हैं। 97 में बोला कि वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 1 0 is 4 है, देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू पूछा है। तो अगर इसका 0 है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करके आप आंसर निकाल लीजिए। तो आइए हम क्या करते हैं, एक्स की जगह 4 पुट करते हैं, तो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 3 × 4 12 हो जाएगा, प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस का 28, k इज इक्वल टू माइनस का 28, तो b इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा, और इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, इफ 27 इज एडेड टू इट द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स देन द नंबर। तो देखिए, अब देखिए पहले इन दोनों का, किन दो का सम 9 आ रहा है, देखिए इनको सम कीजिए तो आ जाएगा 7, 2 + 5 आ जाएगा 7, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 7 + 2 इन दोनों को सम कीजिए तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये तो 9 हो जा रहा है, अच्छी बात है, 9 हो जा रहा है। और इसको भी ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, इसको भी ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए किसमें 27 ऐड करने पर रिवर्स होगा, किसको 27 ऐड करने पर रिवर्स होगा। तो आइए हम इनके रिवर्स कर लेते हैं पहले। तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 27, तो इसका रिवर्स 27 हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 36, और इसका रिवर्स कितना हो जाएगा 63, इसका रिवर्स 63 हो जाएगा। अब देखिए खुद ही 32 है, सॉरी 72 है, 72 में अगर 27 ऐड करेंगे तो क्या 27 आएगा, कभी 27 आ सकता है, नहीं आएगा। ये क्या होगा 72 से ग्रेटर आएगा, जो नंबर है अगर उस नंबर में कुछ हम ऐड करें तो और से ग्रेटर आएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अब इसमें 63 में जब आप 27 ऐड करेंगे तो कभी 36 आ सकता है,
कभी भी नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो बच गया ऑप्शन डी करेक्ट। लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना तो क्रॉस चेक कर लीजिए। अब इसमें प्लस का 27 ऐड कीजिए, तो 6 6 12 13 3 हो जाए, कैरी 1 3 5 प्लस 1 6 63। देखिए यहाँ से 63 आ जा रहा है, यहाँ से कितना आ जा रहा है 63। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, बहुत आसान था क्वेश्चन। पहले सम कीजिए, देखिए किसका 9 मतलब किन का सम 9 आ रहा है, तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको आप कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इतना इतना। तो इसमें कितने रियल रूट्स आएंगे, तो इसमें बोला द नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x - 1 स्क्वायर प्लस x - 2 स्क्वायर प्लस x - 3 स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ओपन कीजिए, सबसे पहले इसको ओपन कीजिए। जब x - 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x आ जाएगा। सेकेंड को ओपन कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x आ जाएगा। थर्ड को ओपन कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा। अब x स्क्वायर कितने 3x स्क्वायर है, एक यहाँ x स्क्वायर, एक यहाँ x स्क्वायर, एक यहाँ x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और x कितने हैं देखते हैं यहाँ पर, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x, तो माइनस का 12x आ जाएगा। और फिर कांस्टेंट कितने हैं 1 प्लस 14 10 हो जाएगा, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। अब देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में रियल रूट्स मिलेगा, अदरवाइज कोई रियल रूट्स मिलेगा ही नहीं। तो देखिए डी हम निकालने जा रहे हैं, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ से डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बी की वैल्यू हमारे पास है -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितना है 14 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पाओगे कि 144 माइनस का 168 आ जा रहा है, 168 आ रहा है। अब इससे से माइनस कीजिए 144 तो आपको आ जाएगा माइनस का 24 विच इज़ लेस देन 0, डी इज़ लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब कि कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, तो इनमें से कोई नहीं, ना तो 1 2 3 कोई नहीं मिलेगा, इनमें से कोई नहीं। हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। अब इसके बाद बोला है कि इन अ गिवन फिगर एबव AD इज इक्वल टू x। तो चलिए हम हिंदी वाले को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसमें जो इंग्लिश से पढ़ के हिंदी को सॉल्व कर लेते हैं। AD की वैल्यू x गिवन है, BD की वैल्यू 3x प्लस इतना गिवन है, और AE की वैल्यू x प्लस 3 गिवन है, एंड EC की वैल्यू इतना गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ x और AE पैरेलल टू BC ये गिवन है, तो x की वैल्यू में फाइंड करना है। तो देखिए अब इसमें बोल दिया है कि A इसके पैरेलल है तो हम BPT थ्योरम लगा सकते हैं। जब इसके पैरेलल तो हम BPT थ्योरम लगा लेते हैं। तो क्या होता है BPT थ्योरम कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। AD की वैल्यू x गिवन है, x अपॉन 3x प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19। या तो अब देखिए इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड रखने के लिए आप तो सबकी वैल्यू 1 बाई 1 पुट करके एक बार 4 रखिए x की वैल्यू, एक बार 1 रखिए, एक बार 3 रखिए, एक बार 2 रखिए। अब देखिए कौन दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दे रहा है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 19 इंटू 19x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ भी हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस का कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 9x हो जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो देखिए 3x स्क्वायर इधर भी है, 3x स्क्वायर इधर भी कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 19x इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा, अब प्लस का 12 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर सॉरी इसको 9x प्लस, हाँ ठीक है, ये तो 13 ही आ जाएगा। अब 13 को इधर ट्रांसफर कीजिए तो 19x माइनस का 13x इज इक्वल टू 12। तो 19 माइनस 13 कीजिए कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, 6x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12/6 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और कोई क्वेरी हो या फिर रिगार्डिंग आपके कट ऑफ के रिगार्डिंग या फिर कोई और भी क्वेरी हो, लाइक क्लास 11 से हट कर कोई और क्वेरी हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना है आपको, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करना है आपको। लाइक भी करना है, डिसलाइक भी करना है। कमेंट करके हमें हमारी कमियों को बताना है कि यहाँ पर कुछ कमी रह गई, यहाँ पर नहीं रह गई। जैसा आप फीडबैक देंगे वैसे ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब कभी नया वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।